students, this is Payal Mandal and welcome to our channel एकलव्य ट्यूशन क्लासेस। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 11th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ। सो व्हाट इज़ सेल? जैसे कि आपने स्टैंडर्ड 9th में ऑलरेडी पढ़ा है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल। आज हम डिस्कस करेंगे सेल में। पहले तो बता देती हूँ कि ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो होगा इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल थ्योरी। आज हम सेल थ्योरी पूरा डिस्कस कर लेंगे विद द इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा सेल का हिस्ट्री वो सब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दैट इज़ यूकैरियोटिक cells. These are the three main important topics which we have to cover in this chapter cell unit of life, जिसमें cell theory आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। Then we will go for prokaryotic cell and eukaryotic cell. But first of all let us start with a small introduction, और क्या हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री सेल का, कि पहले सेल के बारे में कैसे पता चला था, तो वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेल थ्योरी पे आएंगे। सेल को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने देखा था वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, बट किस में देखा था? उन्होंने कॉक में देखा था। क्वेर्कस प्लांट के कॉक सेल्स को उन्होंने देखा था विद हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। मतलब उनके पास तब, अब हमारे पास जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, उनका माइक्रोस्कोप उतना अच्छा हाई क्वालिटी का नहीं था, बट जैसा भी था उनका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उसमें उन्होंने कॉक सेल्स देखे थे। और कैसे थे कॉक सेल्स? दे वर लाइक दिस, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। इस टाइप से स्ट्रक्चर्स थे वो सेल में, तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम दिया था सेल्यूले, और इसमें से ही वर्ड आया है सेल। ये सेल्यूले वर्ड जो उन्होंने दिया था क्योंकि उनको जो कॉक सेल्स दिखे थे वो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखे थे, तो उन्होंने सेल्यूले नाम दिया और उसमें से ही ये वर्ड डिराइव हुआ है सेल जो हम जानते हैं। अच्छा, अब एक और साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने भी देखा सेल। इन्होंने कौन सा? लिविंग सेल देखा। एनिमल सेल्स देखे थे, लिविंग एनिमल सेल्स। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपका नीट में कि फर्स्ट टाइम किसने देखा था सेल? तो फर्स्ट टाइम तो फाइन रॉबर्ट हुक ने देखा था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कैसे आ सकता है? फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने देखा था? तो लिविंग सेल देखा था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। डेड सेल्स देखे थे रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने जो क्वेर्कस के सेल्स देखे थे कॉक सेल्स, वो थे डेड प्रोटोप्लाज्म वाले सेल्स। उसके बाद एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल्स देखे। देन जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा मॉडिफाई होता गया, वैसे वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ें, पुरकेंजी ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि कौन से जो सेल ऑर्गेनलीज हैं उनका फंक्शन भी देखेंगे, सेल ऑर्गेनलीज कहाँ पे होते हैं वो भी देखेंगे, और किसने उनके बारे में सबसे पहले बताया था वो भी देखेंगे। बट पहले लेट्स डिस्कस द सेल थ्योरी। नाउ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि सेल थ्योरी जो है वो किन लोगों ने दिया था। तो यहाँ पे आपको दो नाम याद रखने हैं, एक है स्क्लीडन एंड द सेकेंड वन इज स्क्वान। स्क्लीडन जो थे, एम स्क्लीडन, ही वॉज अ बॉटनिस्ट थे फ्रॉम जर्मनी। 1838 में स्क्लीडन ने प्लांट टिश्यू पर रिसर्च किया और उन्होंने ये बताया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं सब जो हैं सेल्स के ही बने हुए हैं। अब 1839 में स्क्वान, एक और साइंटिस्ट जो एक्चुअली ज़ूलॉजिस्ट थे इंग्लैंड से, उन्होंने एज द नेम सजेस्ट किया, भाई ज़ूलॉजिस्ट है, तो उन्होंने एनिमल टिश्यू पे काम किया और ये बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। तो इन दोनों की थ्योरी को कंबाइन करके सेल थ्योरी लिखी गई। तो व्हाट वाज द फर्स्ट इन दैट?
animals and plants are made up of cells. All the animals and plants are made up of cells. जितने भी animals और plants हैं वो cells के बने हुए हैं. इनफैक्ट इस थ्योरी को बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया गया, and now it is considered that all the organisms, all the living organisms are made up of cells. अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट था कि भाई वो लोग ये नहीं बता पाए कि सेल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ या कैसे बनता है. तो वो चीज़ जो है एक दूसरे साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो ने बताई. एक और साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो. उन्होंने बताया कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से प्रोड्यूस होता है, मतलब बनता है. ऑल द सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. उन्होंने इस बात को अपनी भाषा में बताया था ओमने सेल्यूले ई सेल्यूले. ठीक है, तो ये रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी और स्केलिटन एंड स्क्वान की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज को मिला के बनता है मॉडर्न सेल थ्योरी. अब हम देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है. So let's see the modern cell theory, which is a combination of the theories given by Schleiden, Swan and Rudolf Virchow. उन तीनों ने जो भी स्टडीज़ की थी उनके कॉम्बिनेशन से मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है वो देख लेते हैं. First is all living organisms are made up of cell or cells. That means unicellular organisms भी होते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में वी विल यूज़ द सेल, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट मीन बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स. द नेक्स्ट वन इज ऑल द फंक्शंस आर द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ द सेल. फॉर एग्जाम्पल जो भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो किसका रिजल्ट होता है, सेल जो फंक्शन कर रहा है उसका रिजल्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल अ सेल इज डूइंग रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन कर रहा है, दैट मीन्स द बॉडी इज अंडरगोइंग रेस्पिरेशन. सेल डाइजेशन कर रहा है, दैट मीन्स द बॉडी इज अंडरगोइंग द डाइजेशन प्रोसेस. ऐसे सेल का जो प्रोसेस होता है वही मेन जो पूरा बॉडी है उसका भी फंक्शन सेम होता है. एंड दिस वन लास्ट वन इट वॉज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो. क्या बोला था उन्होंने, एक्चुअली उन्होंने अपनी भाषा में बोला था ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले, और इसका मतलब क्या है, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सेल्स कैसे अराइज होते हैं, पहले वाले जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू, दैट वी विल लर्न इन सेल डिवीजन. तो उससे जो है नया सेल अराइज होता है, सेल डिवीजन के थ्रू नया सेल्स अराइज होता है. और कहाँ से अराइज होता है, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. पहले के जो सेल थे उसमें से ही न्यू सेल जो है वो बनता है. सो दिस वॉज द मॉडर्न सेल थ्योरी. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे द साइज, शेप एंड द टाइप्स ऑफ सेल, and after that we will move to the prokaryotic cells. Different size of cells are found in the nature. बहुत सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज़ के सेल्स जो है वो मिलते हैं. अब उसमें से जो चीज़ आपको याद रखनी है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल. सबसे जो छोटा सेल है वो है माइकोप्लाज्मा. ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2017 में. द स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO. उसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर्स. और जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज़ ऑस्ट्रिच एग. बट द क्वेश्चंस आर मोस्टली फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल. और एक और चीज़ उसमें ध्यान रखिए, दे आर प्लेस्ड बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया. मतलब वायरस से थोड़े से बड़े बट बैक्टीरिया से छोटे होते हैं. एंड दे डज नॉट हैव सेल वॉल. दिस क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो केम वंस इन सम एंट्रेंस कि कौन सा सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है. तो द ऑप्शंस वर देयर एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट माइकोप्लाज्मा डजंट हैव द सेल वॉल. Okay, so these are the smallest and the largest cell. This you have to remember. Apart from that, there are some factors for the size of the cell. What are those factors? We will discuss now. Now let's see the factors for size of the cell.
सो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस बहुत छोटा है। जैसे आपने 9th में पढ़ा ही होगा कि न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। सो जस्ट इमेजिन वन सेल विच इज़ हैविंग अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा है। So what will happen, the small nucleus will not be capable of maintaining the cytoplasm, पूरे सारे functions जो है वो नहीं कर पाएगा, एक छोटा न्यूक्लियस होगा। सो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो है वो इतना मेंटेन होना चाहिए कि द न्यूक्लियस शुड बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द ऑल द फंक्शंस ऑफ cytoplasm. Second is surface area to volume ratio. This we have to understand in detail. And the last one is rate of metabolism. कितना काम जो है सेल वो करता है। Let's see the second point. Surface area to volume ratio क्या है? For example, just imagine a cell, 3D structure बनाते हैं हम इसका। एक क्यूब जैसा रहता है, मैथमेटिक्स में आपने किया होगा। क्यूब is there. For example, this is a cell with 1 unit. All the sides, length, breadth, height, all the sides are of 1 unit. Fine. A cube is having 6 sides. ये आप जानते हैं, क्यूब के 6 sides होते हैं. So when we will find the surface area, it will be length into breadth 1 into 1 और sides कितने हैं? 6 sides हैं into 6. So we get 6 units. 6 unit square हमको मिलेगा. इफ़ वी विल फाउंड द वॉल्यूम, इसी का वॉल्यूम अगर हम फाइंड आउट करें, L इंटू बी इंटू एच विल बी 1 इंटू 1 इंटू 1, इट विल बी 1 यूनिट क्यूब. नाउ लेट अस फाइंड द रेशियो. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? इट विल बी 6:1. फाइन. नाउ आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब ये सेल थोड़ा बड़ा है, द साइड्स आर of 2 units, all the sides, all the length, breadth, height 2 units का है. Let us now find out 2 into 2 into 6, that is 24 unit square, and this 2 into 2 into 2, that is 8 units cube. Okay, now if we will find surface area to volume ratio, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 24:8, यू विल गेट द आंसर 8 3 ज़ा 24, 3:1. नाउ सी द डिफरेंस. जब सेल छोटा था तो उसका रेशियो था 6:1. जैसे जैसे सेल बड़ा होगा उसके यूनिट्स बढ़ेंगे. 2 की जगह अगर आप 3 लेके देखेंगे, सेल बड़ा होगा तो रेशियो जो है वो कम होता जाएगा, दोनों में डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा. एंड इफ़ वी वांट आवर सेल टू वर्क एफिशिएंटली, वी वांट इट टू बी स्मॉल. रेशियो हमें ज़्यादा चाहिए, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, देन ओनली द सेल विल वर्क एफिशिएंटली. इसीलिए सेल्स जो होते हैं बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, एंड दैट्स वाई दे कैन वर्क एफिशिएंटली. अब जो बड़ा सेल है, फॉर एग्जाम्पल एग जो है, ऑस्ट्रिच एग, द लार्जेस्ट सेल, दैट डजेंट वर्क दैट मच एफिशिएंटली लाइक द स्मॉलेस्ट सेल जो बैक्टीरिया है, अमीबा है, प्रोटिस्ट, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वैसा काम नहीं कर पाता है एक एग सेल. मतलब सेल अगर एफिशिएंटली काम करना चाहिए, सो वी वांट कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो शुड बी ग्रेटर, एंड उसके लिए सेल का साइज शुड बी स्मॉल. नेक्स्ट वी विल सी द वेरियस शेप्स ऑफ सेल. वो देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट शेप्स हमें मिलते हैं सेल के. सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल. एनिमल सेल, प्लांट सेल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर हम अलग अलग टाइप के सेल्स देखेंगे तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेप्स हमको देखने को मिलेंगे. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, फॉर एग्जांपल WBC, कुछ इरेगुलर शेप्स के भी होते हैं, ओवल भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो है. देन दीज आर द मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स. स्मूथ मसल सेल्स वो ऐसा थोड़ा स्पिंडल शेप का रहता है. दीज आर ट्रैचिड्स, सिलिंड्रिकल शेप. इट इज़ अ प्लांट सेल. सिलिंड्रिकल शेप का भी सेल हमें मिल सकता है. देन ये थोड़ा सा वैसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, नर्व सेल, विच यू हैड ऑलरेडी लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड. नर्व सेल जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है. और ह्यूमन में दिस इज़ द बिगेस्ट सेल, न्यूरॉन. Then human sperm, this is the smallest cell in humans.
ह्यूमंस की बात करें, वैसे नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, बट in human body the biggest cell is nerve cell and the smallest cell is human sperm. And one more thing is there, human sperm is the only motile cell which is found in the humans. एक ही मोटाइल सेल होता है, और ये बात भी है कि ये सिर्फ मेल्स में मिलता है, नॉट इन फीमेल्स. सो द ओनली मोटाइल सेल इन ह्यूमंस इज द ह्यूमन स्पर्म. इसके अलावा देर आर वेरियस शेप्स. अमीबा यू नो इरेगुलर शेप का रहता है. देन बैक्टीरिया में ई कोलाई बैक्टीरिया इज लाइक दिस विद अ फ्लैजिला. क्लेमाइडोमोनास है. देन स्पायरोगायरा एल्गी है, दे आर लाइक दिस. सो देर आर डिफरेंट शेप्स and sizes of cell which are found. Let us move to different types of cell. different types हम देख लेते हैं, और उसमें से जो हमें पढ़ना भी है इस चैप्टर में, they are prokaryotic cell and eukaryotic cell. and eukaryotic cell में फिर हम देखेंगे plant cell and animal cell. but let's see the different types of cell. types में two wide ranges are there. prokaryotic cells and eukaryotic cell. eukaryotic cell. So what is the major difference in this? so pro word का क्या मतलब होता है? pro का मतलब होता है primitive, and carrion means nucleus. एक्चुअली में प्रोकैरियोट्स में एडवांस न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब उसका जो न्यूक्लियस होता है ओनली द क्रोमेटिन इज देयर इज नो परफेक्ट न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स. सो वी कैन से प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिनमें है, दे आर कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोट्स. यू वर्ड का मतलब होता है एडवांस्ड, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. सो in prokaryotes the primitive nucleus is there, the nucleus is not that much well developed, but in eukaryotic cells the nucleus is well developed. और वो हम चीज़ जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे when we will discuss the prokaryotes and eukaryotes in detail. and at that time we will also discuss the different types of eukaryotic cells, जिसमें animal cells आते हैं and plant cells, and what is the difference between animal cells and plant cells. So today here we are over with the introduction part as well as cell theory, and in the next lecture we will continue with the prokaryotic cells.